और सर पद्म विभूषण में वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक, फिर एक भरतनाट्यम में 2 को मिला है, पद्म सुब्रह्मण्यम जी को और बैजयंती माला, और एक चिरंजीवी जो एक्टर है उनको मिला है। सर इसके अलावा फिर एक 4 जो लेबर कोड थे उनको एक लेबर कोड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। वो 4 लेबर कोड बेज कोड था, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, फिर सोशल सिक्योरिटी से, और एक व्यावसायिक रोग, ये सब उससे रिलेटेड था, तो उसको एक में कन्वर्ट किया जाएगा। और सर डायरेक्ट टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी को बताया गया है कि उसमें भी पिछले ईयर से 70% की वृद्धि हुई है, और जितना था उससे 1 लाख करोड़ ज्यादा का ये आंका गया है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस में यस सर। डायरेक्ट टैक्सेस का बेस बढ़ा है या नहीं? यस सर, बढ़ा तो है। हाँ, अच्छा चलिए, और कुछ? हाँ सर, एक एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम है नवचेतना, उसे स्टार्ट किया गया है बच्चों के लिए ये। इसके तहत 14 लाख जो आंगनवाड़ी वर्क स्टाफ है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, और इसका मेन उद्देश्य है ग्रोथ लैंग्वेज में और लिटरेसी और न्यूमरेसी में ग्रोथ लाना। अच्छा, हाँ सर, एक और है कि हाँ, 2024 के चुनाव में सोनपेन जनजाति की भागीदारी देखी गई है। अच्छा, वो लोग आ गए कि अब चुनाव ना करके ही जीतेंगे? मतलब मुख्य धारा में लौटने का ये प्रयास है बहुत बड़ा उनका। नहीं तो यस सर। वो लोग तो कोई मिलना तो चाहते ही नहीं थे कि भारत के मुख्य धारा के लोगों से मिल भी लें। एक अब बट सवाल है सर, एक क्या? सवाल है सर, करंट अफेयर से रिलेटेड ही है हाँ, कि कई जगह ऐसा देखा गया सर कि कैंपेनिंग होने के बावजूद हाँ, और डीएम के जो है बार बार कहने, कई इलाके ऐसे हैं भारत हम्म, में, कई जिले ऐसे हैं जहां पर पहले हाँ, चरण का चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया जनता के द्वारा बड़ी पैमाने पे। अच्छा, ये ये एक जो है मतलब जो है देखा गया है बिहार में भी, जहां पर कभी जो है 70% 80% वोटिंग होती थी, वहां पर अंडर 50% वोटिंग हुई है। हम्म। यस तो यस। ये जो है एक तरह से देखा जा रहा है, तो ये क्या क्या किस चीज का निशानी इसको, दे रहा है ये, नहीं? बिल्कुल सर। बताइए कोई। विश्लेषण बहुत खतरनाक वाला है ये कि एक तो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, जो कि लगातार हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता था। इस बार वोटिंग परसेंटेज का कम होना। दूसरा है कि लोग तुम चुनाव का विरोध करना। ये क्या दर्शा रहा है? सर ये लोकतंत्र में जनता का जो विश्वास है सर, वो धीरे धीरे उठ रहा है इससे सर। भ्रम सर, हम्म। भ्रम पैदा हो, अच्छा, इसीलिए। बहुत दिन के बाद राहुल। प्रत्याशी भी पसंद नहीं आने के कारण भी वोटिंग को सर अवॉइड कर रहा है सर। अच्छा, हम मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी वही है यार, ऐसा प्रत्याशी दे दिया है कि वो पहले मतलब कि मूंग कलाई चना ये सब चुराया करता था। वो चोर था, घोड़ा लेके चोरी करता था। वो आज मेरा सांसद का प्रत्याशी है, पिछले बार प्रतिनिधि भी रह चुका है मेरा। हमको शर्म आता है कि उसको वोट देने जाएंगे भी तो कैसे। ये तो हालात है। देखिए ऐसा हुआ है और ये ट्रेंड देखा गया है। मैंने भी कुछ विश्लेषण जितना समय मिल पाया था। प्रत्याशी के लेवल पे भी सर और विकास के मुद्दे पे बहुत जगह देखा गया है सर कि लोगों ने मतलब बहिष्कार किया वोट का, वोट किया ही नहीं सर। लोकतंत्र में घटती आस्था का प्रतीक है इस तरीके की घटनाएं। ये आस्था कम हो रही है लोगों की लोकतंत्र में, ये बात बिल्कुल सत्य है कि चूंकि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हुआ करते थे उसमें कोई स्तंभ बचा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जो है कि आपका विधायिका वही काम कर रही है, और जो भी कार्यपालिका वो न्यायपालिका थोड़ा सा अभी मजबूत है। मीडिया का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो आप सबको ही जान रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि बार बार ये देखा जाता है, या तो जब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सरकार रिपीट होने का चांस दिखता है। जब वोटिंग परसेंटेज एकाएक घटे तो सरकार चेंज होता है, ऐसा एनालिटिक्स में देखा गया है। बट ये कोई फुल प्रूफ बातें तो है नहीं। तो ये समस्याएं हैं, और जिस तरीके से अंडर वोटिंग हुई है ये वर्तमान सरकार के लिए भी थोड़ा सा संकट का विषय बन रहा है। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है। बट जो विश्लेषज्ञों ने बताया है, विशेषज्ञों ने ऐसा विश्लेषण किया है कि ये वर्तमान सरकार के लिए खतरे की घड़ी है।
तो ये अवश्य बात है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप सरकार बार बार रिपीट कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी एजेंसियों को का सत्यानाश कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा, वो ऐसा कतई नहीं हुआ था, वो तो भविष्य में कभी नहीं हुआ था। जो पीएमएलए एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी क्लास में, और जो पीएमएलए एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है ईडी के द्वारा, पहले सीबीआई को तोता बोला जाता था, ईडी का एक रेस्पेक्ट हुआ करता था। अब इससे ऊपर एक ही एजेंसी बची है एनआईए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनी हुई है। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। राहुल, और कैसे हो राहुल? ये मेंस इंटरव्यू देने के बाद पहली बार आज आया है। नहीं सर, बीच में आया था सर एक दिन सर। अच्छा, एक दिन आए थे। कोई नहीं, अब फिर से लगो और फिर से अगली बार सफल ही हो जाना है। बस 2 इंटरव्यू तुम दे चुके लगातार इधर। हाँ, और बताइए कुछ चुनाव आयोग के जो इनिशिएटिव हैं बहुत सारे, वो आज आरती अच्छा से लिख के बताई है। आप लोगों को इसका पीडीएफ भी शायद मैंने शेयर किया था, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जो है कि लिखा भी जाता है, ये मेहनत इसका बहुत सार्थक और बहुत अच्छा मेहनत है कि जैसे कि कोई एक तरीके के जो करंट अफेयर हैं उनको सारे उन्होंने एक जगह कर दिया है। जैसे कि रिजल्ट रिलेटेड वेबसाइट जो भी है, जैसे कि ईवीएम 2.0 से क्षम ऐप है, उसके बाद फिर बीएलओ ऐप है, ईआरओ नेट है, ये सारे के सारे को एक जगह लिखा दिया गया। चुनाव प्लानिंग पोर्टल है, मीडिया प्रचार वाचर ऑनलाइन है, उसके बाद फिर जो भी ई इपिक ऐप है, ये सारे ये आप लोग पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चुनाव के बारे में आप लोगों के यहाँ चुनाव कब कब है थोड़ा सा बताएं, डिस्ट्रिक्ट का नाम थोड़ा सा जान लें हम भी। मेरे यहाँ तो हो गया सर, नवादा कौन? डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ठीक है, 19 यहाँ को। भी हो गया सर। हाँ हो गया। भागलपुर में 26 तारीख को चुनाव है। और बताइए, अरे आप लोगों के इधर चुनाव नहीं है? हाँ, सहरसा साइड कितने सिवान में कितने को इलेक्शन है? सिवान में कब इलेक्शन है? कोई है वहां से? मैं सिवान से हूँ सर, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं तो अच्छा बैलेट वोटिंग करूंगा। अच्छा, वैलिड वोटिंग करोगे तुम तो। यहाँ मुंबई एयरपोर्ट है वो ना? हाँ सर, मुंबई से हूँ मैं। 25 का है, 25 को है। 25 तारीख को सिवान में है। हाँ 25 को है। कार्तिकेय सर भी काफी व्यस्त है, वो अब लगता है इलेक्शन के बाद ही वो मिल पाएंगे। कल उनकी, आज तो बहुत ड्यूटी में थे वो। तो खैर अच्छी बात है, लोकतंत्र में आस्था रखिए। जिनके जिनके यहाँ जहाँ जहाँ चुनाव है तो जाइए वोट दीजिए। कम से कम जिनको भी वोट देना हो, सिर्फ ये ज्ञान बांटने से नहीं होता। सरकार अच्छा काम कर रही, बुरा काम कर रही, जब आप लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके हर एक वोट का महत्व है। सर अगर मैं तो नोटा दबाएंगे, क्या? क्योंकि सर किसी का कार्य, सर मैं तो नोटा दबाऊंगी। हाँ, ये भी आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। नोटा का प्रयोग कर सकते हैं आप, कि किसी से भी सहमत नहीं है। ये सर देख ही रहे हैं कि हम एक स्टूडेंट के एक लिए सवाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एक सवाल है सर, हाँ क्या भारत जैसे देश में हाँ नोटा का प्रचलन बढ़ना, हाँ। क्या उससे जो है कोई क्रांतिकारी बदलाव संभव है? देखिए, इस वर्तमान व्यवस्था में तो नोटा के प्रचलन का बढ़ना वो एक संकेत सिर्फ दे सकता है, लेकिन कोई क्रांतिकारी बदलाव संभव इसलिए नहीं है क्योंकि नोटा के वोट का कोई महत्व नहीं है। मान लीजिए कि नोटा में इतने वोट पड़े कि जीतने वाले प्रत्याशी से भी ज्यादा वोट नोटा के हो गए, तो भी उस नोटा के वोट का कोई वैल्यू तो नहीं है। जब किसी वोट का वैल्यू नहीं होता है, एक सिंबॉलिकली वैल्यू रहता है, तो उसका तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता है। लेकिन अगर नोटा के वोटों का वैल्यू हो, कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा देखा जाए कि जीतने वाले प्रत्याशी से भी ज्यादा वोट अगर नोटा को दबा दिए गए, वहां री इलेक्शन किया जाए, वो या उन सारे कैंडिडेट को बदल के उन सभी पार्टियों को दूसरा कैंडिडेट खड़ा करने के लिए दे दिया जाए, तब एक हो सकता है कि नोटा का एक कोई असरदार वैल्यू होगा। नोटा अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है कि हम इन सभी लोगों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो नन ऑफ द एबव, दैट इज नोटा, और तो कुछ है नहीं। तो इसको अगर स्ट्रेंथन किया जाए नोटा को, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस तरीके से कोई सार्थक कदम ले, जिससे कि जनता को रियल अभिव्यक्ति करने का मौका मिले, अपने वोट के थ्रू रियल कैंडिडेट को चुनने का मौका मिले। ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि ये जो सिस्टम अभी इलेक्शन का चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इलेक्शन का सिस्टम जो राष्ट्रपति और क्या कहते हैं इसके जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में या राज्यसभा के इलेक्शन में जो चुनाव में आता है सिस्टम, वो वाला सिस्टम जो है वो ज्यादा सही है। ये सिस्टम बहुत उचित नहीं है।
आप जो ये कह रहे हैं सर, लिस्ट पद्धति को कह रहे हैं ना सर, हाँ, कि लिस्ट लिस्ट वाली पद्धति पद्धति में होनी चाहिए। ये शुरुआत में तो जब डिबेट हो रहा था सर हमारे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये भी तो बात है सर कि लिस्ट पद्धति के लिए हमारी जनता जो है, यानी हम लोग कितने तैयार है, कहे कि सभी एजुकेटेड तो नहीं है लिस्ट पद्धति के लिए। बात सही है। 1956 1952 में भी हम यही चर्चा करते हुए लिस्ट पद्धति को नहीं ला पाए। आज 2024 में अगर यही चर्चा करते रहेंगे तो जीवन में कब तक चर्चा करेंगे लिस्ट पद्धति के बारे में? आप आइए, सिखाइए तो सही। एक नहीं 2 इलेक्शन में धीरे धीरे तो एडजस्ट हो ही जाएगा। ये 1952 में, जब 1951 में जब चुनाव स्टार्ट हुआ, पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशनल वहां संविधान सभा में भी जब बात चल रही थी कि चुनाव की प्रक्रिया क्या हो, तो उसमें तो बात हो ही रहा था कि लिस्ट पद्धति को ही लागू कर देना चाहिए। सब अच्छा पद्धति, इससे तो ज्यादा अच्छा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। लेकिन वही है कि उसको लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसका एक ही कारण था कि जनता हमारी पढ़ी लिखी नहीं है। तब भी हम यही राग अलाप रहे थे, अभी भी 2024 में आके यही राग अलापेंगे तो काम नहीं चलेगा। कोई भी चीज से यूज टू होना होता है। आप समझिए कि आप कह रहे हैं कि जनता कितनी पढ़ी लिखी है। यूपीआई उससे ज्यादा टफ काम था लागू करना, इसी सरकार ने करके दिखाया है। ये इस वर्तमान सरकार की उपलब्धि है कि यूपीआई आज ठेला वाला, रिक्शा वाला, खोमचा वाला हर व्यक्ति यूपीआई एक्सेप्ट करता है। ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। पूरे अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, कहीं भी चले जाइए, इतना इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट कहीं होता ही नहीं है जितना इंडिया में होता है। तो हमारी जनता कम पढ़ी लिखी है अलग बात है, लेकिन हमारी जनता समझदार तो बहुत है। वो सरकार चुन सकती है, बदल सकती है, तो 1 2 3 नंबर करके व्यक्ति को निशान भी लगा सकती है, और उसके लिए एक सिंप्लीफाइड पद्धति लाने का प्रयास करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको लाना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई बार शशि थरूर साहब इसके बारे में आर्टिकल लिख चुके हैं। आप उनके आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चेतन भगत साहब ने भी इस पे आर्टिकल लिखा है। बहुत लोग हैं, राजदीप सरदेसाई जी का भी बहुत सारा आर्टिकल उसके ऊपर प्रकाशित हुआ है कि किस तरीके से आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आना ही चाहिए। अब देखिए कब चुनाव आयोग ऐसा कदम लेती है। एक और हाँ। एक और सर, हम एक एक चुन के जो आरती दीदी लिखी है ना, तो उसी से क्वेश्चन सर हम उठा रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा सर, क्या कि उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं तो हम जो उसको जो है ये चेक करते जा रहे हैं। जैसे एक है सर कि केवाईसी जो दिया गया है कि चुनाव आयोग ने केवाईसी को ये दिया कि प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जो है सभी लोगों को प्राप्त हो। तो ये इससे होना जो ही है चाहिए। बाहुबलियों का जो है ये वर्चस्व जो है घटेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे ये कर सर कि कहीं इसका जो है उपयोग, क्या कि केवाईसी में तो बहुत सारी चीजें आती है, तो कहीं केवाईसी का उपयोग जो है किसी कैंडिडेट को, जो अच्छे भी कैंडिडेट है उनको भी जो है ये हटाने के लिए, या उनको उनको बदनाम करने के लिए भी तो किया जा सकता है। एटलीस्ट हर चीज का तो दुरुपयोग तो होता ही है, लेकिन इतना मान के चलिए कि केवाईसी नो योर कैंडिडेट एटलीस्ट जानेंगे तो लोग कि किनका क्या क्या इतिहास है, तो होना चाहिए। इसमें जैसे हम कि कोई अथी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी वो कह रहा है कि हाँ, जो है चिराग पासवान के जो है एजुकेशन डिटेल्स पर हम्म जो है वो पूरी तरह से जो है वो चल रहा है। हम्म चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अपने पीएम हैं उनके हो, स्मृति ईरानी हो, हम्म तो क्या किसी के जो है व्यक्तिगत जीवन को जो है उसकी, वो जो है चुनाव का मुद्दा कहीं ये नहीं, ये जो है चुनाव का मुद्दा जो है व्यक्तिगत आक्षेप को तो कहीं बढ़ा नहीं देगा। बिल्कुल नहीं ये बढ़ाएगा। इलेक्शन ये इलेक्शन की जो देखिए मेन सर, मेन हाँ दानिश। अभी सर अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डेवलपमेंट है। उन्होंने बताया क्या कि कैंडिडेट को भी राइट ऑफ प्राइवेसी का है, उनको भी अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी को उनको भी अधिकार है, कैंडिडेट्स को भी जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको हर एक चीज की जैसे संपत्ति का ब्यौरा दे देते हैं, अपनी चीजों को ब्यौरा दे देते हैं। तो उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपके पास लग्जरियस सामान है उनका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, नहीं तो जूते, चप्पल, कपड़े, मकान, गाड़ी तो सबके पास है। आप ऐसे देते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएगी। तो सिर्फ लग्जरियस सामान जो है उसका ही आपको अपने इलेक्शन के समय अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा। अभी मैं उसका पूरा नहीं पढ़ा कंटेंट, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आपको पूरा डिटेल बताऊंगा सर कि सुप्रीम कोर्ट का भी आया है इसमें कि राइट ऑफ प्राइवेसी का भी कैंडिडेट को भी अधिकार है। अच्छा सर, एक चीज ये है कि लग्जरियस जो आप आइटम्स कह रहे हैं या लग्जरियस सामान जो है उसका क्या जो है परिभाषा चुनाव आयोग ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, क्या कि ये भी एक समझने की बात है। बिल्कुल। देखिए, इस बाल की खाल निकालने की तो आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने लग्जरियस यस सर। सामान कहा है तो एक तो होगा कि कुछ ना कुछ मूल्य के रुपये से ज्यादा, जैसे कि आईएएस को गिफ्ट लेने का अधिकार है, लेकिन वो 2000 रुपये से ज्यादा के मूल्य का गिफ्ट नहीं ले सकता है।
उसी तरीके से होगा कि कुछ मूल्य से ज्यादा की अगर वस्तु है तो उसको लग्जरियस वस्तु मान लिया जाएगा और उसका ब्यौरा आपको देने के लिए कह दिया जाएगा। इससे होता क्या है कि जो लोग आज के समय में घूस लेते हैं या गिफ्ट के तौर पे बड़े बड़े बंगलो ले लेते हैं, डायमंड के रिंग लेते हैं, या फिर बहुत मांगे मांगे जो है कि वो गाड़ी ले लेते हैं गिफ्ट में। नेता लोग तो ये ना करते हैं कि डायरेक्ट कैश मत दीजिएगा, एक तो बंगला बुक कर दीजिए, एक तो रिजॉर्ट दे दीजिए। तो इसको बिल्कुल चुनाव आयोग ने सही और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सही कहा है कि जो लग्जरियस सामान है उसका आप ब्यौरा दीजिए, जूता चप्पल लिख के भर देने से काम नहीं चलने वाला है। तो उसका पैरामीटर यही बनेगा कि एक वैल्यू, एक मूल्य से ज्यादा के वस्तु को लग्जरियस आइटम मान लिया जाएगा, उसको बता दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है। तो उसके बाद आरती क्या लिखी है, एनकोर पोर्टल एंड टू एंड एप्लीकेशन सभी चुनाव अधिकारियों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए एक आधिकारिक रूप से निष्पादित करने के लिए जो है कि यह प्रयास किया गया है। ईवीएम में डाले गए मतों का डिजिटलाइट का, आज भी ईवीएम का कुछ विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में आज को फैसला सुरक्षित रखा गया है। किसी ने देखा है क्या? मैंने देखा तो पूरा देख नहीं पाया है कोई। वो इस पर था सर, हमको जहाँ तक लग रहा है कि सर इस पर था, इस पे क्या ध्यान से उतर रहा है, ध्यान से उतर गया सर। सर नोट ही हम नहीं ये आ करते। रहा था कि 2000 वोटों को ही सिर्फ वेरीफाई किया जाएगा, स्टार्टिंग के 2000 वोटों को। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, जब करना है वेरीफाई तो सारे नहीं, वोटों को कीजिए ना। वो सारे, हाँ वो तो सारे को ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसमें मना कर दिया था पिछले बार हेयरिंग में सर। लेकिन इस बार बोला है कि सारे को करवाइए, इससे काम नहीं चलेगा। और बहुत मजा आया देख के बाबा रामदेव को जब बढ़िया से माफी मांगने के लिए कहा गया और विज्ञापन के 20% जगहों पे उन्होंने माफी मांगा, तो फिर से बोला गया कि बढ़िया से माफी मांगिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है आपको पढ़ने के लिए। ओके सर। जी सर। गला बहुत काम नहीं कर रहा है, फिर भी लिखिए, कलम लीजिए। और मैंने भी कुछ नोट करके रखा है आज कि आपको क्या क्या पढ़ना है और बाकी क्या क्या है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो पहले तो एक लिस्ट बनाइए कि जो हमारा करंट अफेयर में रहता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये करंट और कंटेम्प्रेरी दोनों तरीके का अफेयर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते भी रहता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से स्थापित भी हो चुका है। तो उसको कैसे पढ़ना है, मशीन लर्निंग है, डीप फेक है, ये सारा मैं सिर्फ पॉइंट आपको लिखा दूंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ताकि एक आइडिया रहे। मैंने भी नोट किया है आज बहुत सारा चीज। तो लिखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें पेज ऐड कर देता हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बताएंगे कोई? लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GENCE इंटेलिजेंस। दूसरा लिखेंगे मशीन लर्निंग। क्या है अंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, तो बताएंगे? ये 2018 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जाकर के हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए। पहले सिर्फ सुनते थे, हम भी सुनते थे कि ये आने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन अब हो रहा है। जनरेटिव एआई, इस पे तो सर क्लास ले भी चुके हैं। जनरेटिव एआई। चौथा है डीप फेक। कुछ बताते जाइए इसके बारे में, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा क्लास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच में अंतर क्या है, कुछ बताएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सर ये हो गया कि कोई भी जो मशीन है या रोबोट्स है या कोई भी मशीन है, वो खुद से निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़े, यानी वो जो है सिचुएशन के आधार पर निर्णय ले। और मशीन लर्निंग ये है कि मशीन की लर्निंग की बताऊं? अच्छा आप ही बताओ।
वो मशीन लर्निंग और एआई एआई जो है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर में ही मशीन लर्निंग आता है। अच्छा, हाँ कुंदन क्या बता रहे थे मशीन लर्निंग के वो बारे में? सारे सिस्टम देखिए सर, मशीन लर्निंग का ठीक है, ये भी जो है हम्म सही है कि, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मशीन लर्निंग को जो है आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं, है तो एक ही चीज। साइंस में अगर देखें तो सारी चीज एक ही जगह आ जाती है, हम्म ठीक है। लेकिन अगर मशीन लर्निंग को देखें तो मशीन लर्निंग की उपयोगिता जो है मशीन, कोई भी मशीन से, तो हम्म वो मशीन जो है कितने हद तक उसकी सीमा है किसी भी चीज को लर्निंग करने की। हम्म एक ये एआई जो है, ये है कि वो सिचुएशन के आधार पर कैसे रिएक्ट कर सकता है, उसके लिए। अब मशीन लर्निंग की है कि उसकी कैपेसिटी कितनी तक होगी, मेरे मतलब हिसाब से तो ये चीज है। एक मशीन मतलब दूसरे मशीन के डाटा को पढ़ के अपना फैसला कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप मशीन जो है कितनी भाषाओं में जो है ये कर सकता है, कहीं कभी कोडिंग का जो सिस्टम चल रहा है ना सर, हम्म सारी चीजें तो कोडिंग पे होती है। हम्म तो ये कोडिंग की जो भाषा है, ये इंक्रिप्शन जो है वो हम्म किस लेवल तक जाएगी, उसकी हम्म क्या सीमाएं हैं, उसका क्या सीमांकन है, हम्म और इस इंक्रिप्शन को कहाँ तक ये जो है हम लोग लेके जाएंगे, तो शायद इसमें जो है मशीन लर्निंग की जो है यहाँ पर है बात। तो हम जैसे सिंपल भाषा में अगर समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो इनपुट, जैसे समझ लीजिए ना कि गूगल पे जो इतना इनपुट भरा पड़ा हुआ है, जैसे हम एआई को एक प्रश्न पूछें कि कॉ पर इसे लिख के दिखाओ, वो गाय पे जो लेख लिखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो गूगल पे जितने भी ज्ञान है, गूगल पे ज्ञान का मतलब ये है कि उसके बैक ऑफ एंड में कितना इंफॉर्मेशन को डाला गया है जब वो बनाया जा रहा था, और कितना इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा है। कोई सॉफ्टवेयर के पीछे अपडेट भी तो करता है इन सारी इंफॉर्मेशन को। जैसे मान लीजिए कि गूगल अपने सारा डाटा को उसमें दे दे, आपने पूछा कि कॉपर ऐसे लिख के दिखाओ, तो सबसे पहले एआई क्या करेगा कि जितना डाटा उसके पास है उसको जाके रीड करेगा कि जहां जहां कौ शब्द का यूज किया गया है। उसके बाद फिर वो जो उसके नियरेस्ट कुछ ऐसे है, उस ऐसे का अध्ययन करेगा एआई। एआई अध्ययन करने के बाद जो है कि फिर कॉ पर के एक ऐसे गाय पर एक लेख लिख के तैयार करेगा। तो ये हो गया कि पिछला जो जितना बैकअप में डाटा दिया गया था उसको यूज किया उन्होंने, और उसके बाद जो है कि उस पे एक ऐसे तैयार किया, एक स्क्रिप्ट तैयार करके आपको दिया। मशीन लर्निंग क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि ऑपरेशन चल रहा है किसी इंडस्ट्री में, कि एक मशीन का टेम्परेचर, अगर किसी भट्टी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, तो दूसरा मशीन को इतना आइडिया होना चाहिए, उसकी लर्निंग में इतनी टेक्नोलॉजी फीड करके रखी जाएगी कि अब उस भट्टी को बंद कर दिया जाएगा और वहां पे जो है कि पानी का फुहारा छोड़ा जाएगा ताकि लोहा ठंडा हो सके, फॉर एग्जाम्पल। तो एक मशीन दूसरे मशीन को पढ़ सके ऑटोमेटिकली, इस ऑटोमेशन का जो जमाना आएगा, दैट इज द मशीन लर्निंग। ठीक है। अब है जनरेटिव एआई। ये क्या है? एआई और जनरेटिव एआई में क्या अंतर है, बताइए कोई। व्हाट इज जनरेटिव एआई? एआई उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक जनरेटिव एआई। सर जनरेटिव एआई को जो है हम लोग मैट्रिक्स मूवी से भी समझ लर्निंग सकते मॉडल हैं। के लिए है। बाकी लोग बताए, जैसे ट्रांसफॉर्मर और मैट्रिक्स मूवी से समझ सकते हैं कि जनरेटिव एआई क्या है। बाकी और कोई समझाए तो अच्छा है। जनरेटिव एआई में क्या है कि ये जनरेटिव डिप्लोमा गई हैं जैसे कि कोरा हो गया, वर्ड, ये सब, और इसके थ्रू ही टेक्स्ट या स्पीच आदि का ये सब स्पीच और ये सब बनता है इसी के थ्रू, जनरेटिव एआई के थ्रू ही। सर ये जनरेटिव आई में क्या होता है ना सर कि वो जो कंप्यूटर है वो पुराने डाटा एनालिसिस करके खुद से नया कंटेंट, स्टोरीज, आइडिया कुछ भी नया बना सकता है जनरेटिव एआई में। एक्चुअल में सर क्या है कि जनरेटिव एआई का कंसेप्ट जो है, ये उस समय आया जिस समय कि हम लोग जो है एआई के बारे में सोच रहे थे। तो ये जनरेटिव एआई जो है ये सोच करके लाया गया कि हर चीज जो है, एक इंसान की जो है सोचने की क्षमता जो है, वो क्षमता जो है अगर एक मशीन में आ जाए, तो क्या मशीन जो है अपनी तरफ से जो है कोई कुछ नया जो नया है चीज जनरेट आर्टिफिशियल कर सकता है। जनरेट कर कंप्यूटर सकता है अभी कि नहीं है। यानी सर एक अभी तरह से क्रिएशन की पावर उसमें जो है देने की बात चल रही है कि वो क्रिएट कर सकता है कि नहीं। तो उस अभी वक्त इसमें दिक्कत क्या, अभी इसमें दिक्कत क्या है ना कि जब ये चीज जो है अप्लाई किया गया सोफिया पे, हम्म ठीक है, आपको तो पता है दुनिया, हाँ उसने जो है उससे सवाल जब पूछा गया तो उसने डायरेक्ट एक ही चीज का उससे सवाल पूछा गया कि अगर आपको जो है ये पावर मिल जाए कि आप जो है जो दुनिया बदल सकते हैं या दुनिया में लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं,
तो आप पहला काम क्या करेंगे? वो कहेगी कि मैं पूरे मानव जाति का विनाश कर दूंगी। ये जब ये चीज आया ना तो डर लगने लग गया जनरेटिव एआई से, फिर लोगों को एआई से डर लगने लग गया। सही बात है, बाकी होना भी चाहिए। ठीक है, जनरेटिव एआई क्या है कि जैसे कि आज ह्यूमन के पिक्चर को बनाते हैं, पिक्चर को डिजाइन करते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन जनरेटिव एआई के द्वारा कुछ पिक्चर्स ऐसे बनाए गए हैं, वो व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एआई क्या करेगा कि वो पिक्चर बनाएगा किसी एग्जिस्टिंग व्यक्ति का, उसमें वो नाक कान नक्काशी करेगा, लेकिन जनरेटिव एआई एक आदमी का ऐसा पिक्चर बनाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। और इस पे ध्रुव राठी एक अच्छा वीडियो बनाया था, उसमें इतना अच्छा अच्छा वो दिखाया फोटो, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये वीडियो और फोटो में जो बच्चे बूढ़े महिलाएं घूम रही थी वो इस पूरे वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दैट इज द जनरेटिव एआई। व्हाट इज डीप फेक? डीप फेक का तो ज्यादातर जो है मोदी जी ने इसको जो है ये कर दिया। डीप फेक तो ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति का जो ऐसा वीडियो बन जाए जिसमें कि वो कुछ और करता हुआ नजर आए जो उसके नेचर से अलग है, यानी इसका उपयोग करके हम किसी व्यक्ति को डिफेम भी कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से है डीप फेक का कंसेप्ट। बाकी तो मोदी जी व्यक्ति अपने व्यक्ति व्यक्ति के वीडियो को, भाषा को क्लोनिंग करके, व्यक्ति के वॉइस को क्लोनिंग करके उसके द्वारा कुछ ऐसी बातें बुलवा दी जाए जो कि पूरी तरीके से सत्य प्रतीत होता हो, दैट इज डीप फेक। ठीक है, व्यक्ति के हाव भाव इमोशंस के साथ इस तरीके से परिवर्तन कर देना, ठीक है, ये डीप फेक है। साइबर क्राइम में आएगा सर। साइबर क्राइम में आता है, क्या कि बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि किसी हस्बैंड की भाषा को क्लोन कर लिया गया और उसको मैसेज करके फोन करके बुलवाया गया उसके द्वारा कि मैं एक्सीडेंट कर गया हूँ, मेरा मोबाइल खराब हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे लिए जो है कि बाबू तुम 5 लाख रुपए दो इस नंबर पे, और वो दे दी महिला, और वो 5 लाख रुपए किसी को चला गया, ओटीपी भेजो, मेरा ऑपरेशन होने वाला है। ये साइबर क्राइम को बढ़ावा दे ही रहा है। ठीक है, एक है रोबोटिक्स, आपको जानते हैं, ये तो खैर थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी हो गया है। 2014, 15, 16 तक में रोबोटिक्स का बहुत धूम हुआ करता था, अब वो पुराना हो गया है। एक क्रिप्टो करेंसी जो कि कोरोना काल के दरमियान ये गजब मतलब कि मार्केट पकड़ लिया था। तो लिखते भी जाएं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लिखें 5 नंबर में। 6 नंबर में रोबोटिक्स को लिखें। सर क्लाउड सीडिंग सर अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, तो क्या क्लाउड सीडिंग होगा सर? बिल्कुल, क्लाउड सीडिंग लिख लें। ऐसे क्षेत्रों में बारिश कराई गई है जहाँ की बादल का घनत्व बहुत कम रहता है। इसका सर इसका दुष्परिणाम हाँ। देखने को मिला है चाइना और सऊदी अरब में, देखने को मिला इसका सर, सऊदी अरब ओमान ये सब में। obvious सी बात है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो दुष्परिणाम तो आएगा ही। उसके बाद फिर आपको एनर्जी रिसोर्सेज भी पढ़ने हैं, आपको पता है कि तो एक तो हो गया ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसमें 1-2 मुद्दे और भी अगर कुछ नए आएंगे तो उसमें लिख लिया जाएगा। सर एक है नैनो टेक को सर इसमें रखिए सर, खास करके नैनो टेक नैनो का अलग चैप्टर ही एप्लीकेशन। बनाएंगे, अलग चैप्टर ही बनाएंगे उसका। ओके सर। नैनो को डिटेल में पढ़ना है ना, उसका चैप्टर ही बनाएंगे। अब एनर्जी पे आते हैं, पहले एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है आपको बिहार में। रीडिंग द एनर्जी, तो आपको पता है कि पहले तो एनर्जी के बारे में 2 बात पढ़ना रहता है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और एक रिन्यूएबल एनर्जी। जहां भी एनर्जी पढ़ेंगे जीवन में सब जगह यही पढ़ना रहता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या हो गया, कन्वेंशनल? जी सर, नहीं सर नॉन रिन्यूएबल कर सकते हैं, कन्वेंशनली। कन्वेंशनल कोयला वगैरह, परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसको बोलते हैं हम लोग। जी सर। एक दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रिन्यूएबल, ये हो गया नॉन कन्वेंशनल। उसके बाद फिर कौन कौन सा इसी के अंदर आएगा, जो उसको डिटेल में लिख लीजिए। कौन आएगा बताइए? इसी के अंदर तो सोलर है, विंड है,
फिर आपका जो है इसका ओशन एनर्जी है, फिर टाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं। हाँ टाइडल एनर्जी सर। हम्म। फिर और आपका जो है ये इसमें जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी भी बोल सकते हैं सर। एक भूतापीय ऊर्जा ना सर, एक ऐसा हाइड्रोजन एनर्जी भी है, ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एनर्जी। बायोफ्यूल एनर्जी, अभी बायोफ्यूल का बहुत जमाना है, तो उसको बायोडिग्रेडेबल एनर्जी भी कहीं कहीं लिखते हैं, बायोफ्यूल एनर्जी भी लिखते हैं। और भी बहुत सारे हैं सर, ध्यान पर आ नहीं रहा। और भी हैं क्या? सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, जियोथर्मल हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल हो गया, और कुछ बोलिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसमें आपको क्या करना है? एक हो गया हाइडल, जो मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है ना। जी सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, लेकिन इसका तो अब लिमिटेशन भी आ रहा है सर सामने। लेकिन पढ़ना है क्योंकि बिहार में इसका पोटेंशियल है, अभी भी उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत आता है। तो एक सर इसी बिहार में एक क्वेश्चन सर है कि कहीं तो हमने आर्टिकल पढ़ा था कि दक्षिण बिहार में तो सर समस्या हो ही रही है कि दक्षिण बिहार का ये दक्षिण भारत में समस्या हो रही है कि बहुत सारी नदियां सूख रही हैं, बहुत सारी नदियां सूख चुकी हैं। बिहार में एक चौंकाने वाला डाटा दिया गया था कि बिहार में भी कई जो है नदियां ऐसी थी, परंपरागत नदी, जो कि सूख चुकी हैं। तो बिहार जैसे जो है क्षेत्र में ये अगर जो है ये एक समस्या बन रही है, हम लोग तो ये मान के चलते थे कि बिहार में जो है ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा लेकिन कुछ यहाँ भी कैसे नहीं ये होगा? इसमें मान के चलने वाली क्या बात थी? जैसे ये बिहार है आपका, तो उत्तर बिहार आपका पानी से भरा पड़ा हुआ है, जहाँ की बाढ़ की समस्या रहती है, और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की समस्या रहती है। तो दक्षिण बिहार में तो पानी का समस्या और भी ज्यादा है। उत्तर बिहार में तो बहुत सारी नदी है, यहाँ से मतलब कि आपके क्या कहते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जी? गंडक है, बागमती है, उसके बाद फिर कमला है, कोसी है, उसके महानंदा है। और दक्षिण बिहार से तो एक नदी जो प्रमुख नदी है, सोन है। उसके बाद फिर आपका एक पुनपुन है, फिर एक निरंजना है, अजय है, अजय है। अजय के बाद तो कोई नदियां नहीं है इधर। एक है क्यूल नदी है, क्यूल के बाद अजय है, अजय जो कि यहाँ से चलती हुई मालदा में जाके मिलती है, ठीक है। और ये महानदी भी बिहार में मिलती नहीं है, बिहार के बाहर मिलती है। तो कर्मनसा भी, यहाँ सही बात है, कर्मनसा भी एक नदी है, यहाँ पे बक्सर के पास आके मिलता है वो। तो इतनी ही नदियां हैं बिहार में। तो उसमें है क्या कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं, ये क्या है? हिमालय से पानी प्राप्त करने वाली नदियां हैं। जो नदियां हिमालय से पानी प्राप्त करती हैं तो उनमें सालों भर पानी रहता है। उसके बाद जो है कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, वो पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है, इसी से पानी प्राप्त करती है, जिसमें कि सालों भर पानी नहीं होती है। ये मानसूनी नदियां एक तरीके से हो जाती है। जो सोन नदी है, उसमें भी कोई ग्लेशियर से पानी तो आता नहीं है। तो obvious सी बात है, दक्षिण बिहार की नदियों का, एक तो ये बिहार का अभिशप्त है कि बिहार इतना प्लेन मैदान है, इतना प्लेन जगह आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं पे। वो पहाड़ी होता है, पथरीली भूमि होता है, लेकिन बिहार में प्लेन भूमि है। प्लेन भूमि होने के बावजूद भी उत्तर बिहार अधिकांश दिनों जो है कि बाढ़ में डूबा रहता है, और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या रहती है। ये चैलेंज है सरकार के सामने कि किस तरीके से बिहार के, उत्तर बिहार के जो वाटर एक रिसोर्स है, और वही वाटर बिहार के लिए अभिशप्त बना हुआ है। आप सोच के देख सकते हैं इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छा समाधान बताया था इनका, जब वो बिहार के विजिट पे आए थे। तो बोले थे तालाबों का निर्माण कर दो, लगभग बिहार में 1 लाख से अधिक तालाब जो है, उन्होंने कहा था कि इसका जो है ये कर दो। ये इससे बिहार जो है मछलियों के उत्पादन में जो है नंबर 1 बन जाएगा, मछली, मखान, इस सब के उत्पादन में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार में लोग जो है बड़ी कंजूस है। कंजूस नहीं है भाई, परचेजिंग पावर पैरिटी कम है, कंजूस तुम कैसे बोल रहे हो? कंजूस इसलिए सर कि जमीन को जो है ना देने नहीं खोजते कि जो जमीन को जो यूज करे। बिहार का डेंसिटी भी तो बहुत अधिक है, तो जमीन देंगे तो लोग रहेंगे कहाँ? बस यही चक्कर है। 2-3 मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे यार, इसमें क्या है रहने का? जमीन तो कहाँ, जमीन का कमी नहीं है। कम है ना बिहार के पास। अरे जनगणना तो कितना है? 1127, यही है ना बिहार का?
सर एक चीज और आपको बताएं, ये डाटा बड़ा जो है चौंकाने वाला था। हम्म ये शायद आप भी एक बार देखिएगा तो आपको शायद मिल जाए हम्म कि उत्तर भारत की कई नदियां सूख गई हैं। उत्तर भारत बोले, ये उत्तर बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार जो बाढ़ से हमेशा ढका रहता था, उन्हीं हम्म। की नदियां, कई नदियां सूख गई हैं, कई नदियों में पानी कम आ रहा है। ये इस 10 साल के बीच का डेटा है सर। वो जो हाइड्रोग्राफर अभी नियुक्त किए गए हैं उन्होंने ऐसा दिया है। जो और कर्नल कौन विक्रम सिंह कोई तो बने हैं, हाइड्रोग्राफर है इंडिया के वो। अभी चीफ यस हाइड्रोग्राफर सर, उनको नियुक्त किया गया है। यस सर। तो ये बात सही है। देखिए, नेचर के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है इसके कारण ये हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरीके से नदियां सूखती जाएंगी। पहले हमारे भागलपुर में जो गंगा नदी था उसमें स्टीमर लगता था, जहाज चला करता था, सालों भर इस पार से उस पार लोग जहाज के माध्यम से जाया करते थे। और अभी तो नाव जो है कि वो फेंक जा करके पानी में, इतना कितना कम पानी है, इतना छिछला पानी है। तो समस्याएं तो है ही। ठीक है, तो ये लिख लिए, हाइड्रो लिख लिए। इसमें जो है कि आप ध्यान रखिए कि बिहार में 13 जो है कि छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं वो इसमें क्या कहते हैं आपके निर्माणाधीन हैं। और वो कई बार इकोनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र आया है, कई बार बजट में भी जिक्र आया है। तो उस छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम जो है आप ध्यान कर लेंगे। मेंस में जब आप आंसर लिखेंगे तो उन सारे जो है कि जैसे अमेठी है, ताजपुर है, इस तरीके से वो बिहार का ही जगह है। ऐसा नहीं कि अमेठी वो क्या कहते हैं राहुल गांधी वाला और स्मृति ईरानी वाला, वो नहीं है। वो सारा का सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिहार का है, बहुत छोटा छोटा है, वो निर्माणाधीन है। कोसी मेची लिंक सर प्रोजेक्ट का जो है कि काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है। हम्म तो एक ये भी सर है। एक है, हाँ, एक सर मिथनॉलिक एनर्जी भी सर एक का है, क्या कि मिथनॉल का बहुत ज्यादा हम लोग, मतलब ये बायोफ्यूल तो एथेनॉल, लिख ही लिए ना। मिथनॉल, तो वो बायोफ्यूल में ही आ जाएगा हाँ, तो सर। किसमें आएगा? बायोफ्यूल का मतलब ये क्या है, जो जैविक चीजों से बनाया जाता है, उसमें चाहे आप इथेनॉल मिथनॉल ले लो या कोई भी ले लो, तो बायोफ्यूल के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। ये रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी पढ़ना है आपको। इसमें बिहार में कौन कौन सा हो सकता है आप देखिए तो। जो बिहार में संभावित बि- क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो एक तो सोलर है, ऊपर मतलब बिजली, नीचे मछली। हम्म, जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसका क्या है स्लोगन, यही है ना कि ऊपर बिजली नीचे मछली। विंड वाला बिहार में होगा क्या? नहीं सर, विंड वाला नहीं। जो है हर समय नहीं हो सकता। टाइडल नहीं, संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। न्यूक्लियर यस संभव ही नहीं है। नहीं सर, थोड़ा संभव बहुत नहीं है। राजगीर में मतलब कहा जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना इसकी नहीं। संभव नहीं है। जियोथर्मल, गया में हाँ गया हाँ, में ये भी हो है। सकता है, जियो थर्मल हो सकता है सर। जियोथर्मल ऐसा कोई साइट है जहाँ की भूमि गर्म रहती है बिहार की? हाँ सर है, जैसे कि राजगीर के पास है। और राजगीर मुंगेर है, में है। मुंगेर में है, वहाँ हो हाँ तो सकता है सर। सर ये हाँ जियोथर्मल के लिए क्या पहाड़ी वाला बिहार बिहार में सर कुछ ऐसे साइट भी जो है पता चले हैं सर, कि जहाँ पर जैसे कहीं जमुई का है सर, अभी जो पता चला था जमुई में सोना है। तो हम्म वहां पर एक और चीज पता चला कि जमुई में जो सोना है वो मोल्टन स्टेट में है ज्यादातर। हम्म हम लोग सोचते थे कि सोना जो है सॉलिड स्टेट में मिलता होगा, लेकिन एक्चुअल में वहां पर मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन स्टेट में है तो तो ये जो है इसलिए क्या हो रहा था ना कि जो लालू जी के समय में जब सर्वे किया गया था, तो उनको जो सोना का जो पता चलता था ना, तो वो लगता था कि ये सोना जो है चल क्यों रहा है, यानी मूवमेंट क्यों हो रहा है अच्छा। तो वो जो पता नहीं चला, तो इसलिए उन्होंने सर्वे रुकवा दिया था। लेकिन अभी पता चल रहा वो है एक नए सर्वे में अभी कि वो पता मोल्टन चला कि स्टेट ये में है। मोल्टन स्टेट में है ये चीज, क्योंकि हमारे अच्छा, पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये डेवलप हो गई। मोल्टन स्टेट का ये पता चला है। अच्छा, ये ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन ये वाली, ये ये संभव है है बिहार सर, में? बिल्कुल संभव है सर। बिल्कुल संभव है, तो कहीं भी संभव है, इसमें क्या है, जो टेक्नोलॉजी इसमें लगता कोई है। दिक्कत नहीं। यस सर, बायोफ्यूल, ये यस तो बहुत जबरदस्त है सर, इसका तो कहना ही नहीं। तो ये आप बताइए कि पूर्णिया में तो खुल भी चुका है एक। यस सर, उसके बाद भी एक और भी एक उद्घाटन किया था, मैं नाम बोल रहा हूँ। सर इतना इसका अमोनिया पूर्णिया है। पूर्णिया के अलावा भी है एक, मैं नाम भूल रहा हूँ। नीतीश कुमार ने दो उद्घाटन किया है बायोफ्यूल वाला। पूर्णिया, एक पूर्णिया था, एक शायद इधर था सर, रोहतास के पास कहीं। अब जिधर भी था लेकिन था, देख लीजिएगा इसको ध्यान जरा से सा। उतर गया। लेकिन ये बायोफ्यूल जो है कि बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है बिहार में, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे बताइए तो। हम्म, ये सर क्वेश्चन जो ये एनालिसिस किया जाता है ऐसा इसका ही किया जाता है। तो इसका इसलिए कि सर बायोफ्यूल को जो है हम लोग को, जैसे क्रॉप्स वगैरह होते हैं ना, हम्म
तो क्रॉप्स हम लोग क्रॉप से जो है इसको कर सकते हैं, बार बार उगा सकते हैं, बार बार इसको यूज कर सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन जो है हाईली, जैसे हम लोग क्रॉप्स के करते हैं उस तरह से इसको कर सकते हैं। और देखिए। इसके लिए एक चीज और सर, इसके लिए जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें जो है ये बायोफ्यूल के रूप में ही काम करे, जैसे जेट्रोफा, हम्म। ये ओरिजिनल बायोफ्यूल है। हम्म, ठीक है, जैसे मिथेनॉल, हम इस मिथेनॉल ये गन्ने का उत्पादन करते हैं, तो चीनी भी हमारा इधर बन रहा है, उसके वेस्ट से हमारा मिथेनॉल बन रहा है। तो ये भी सबसे बेहतर है। और उससे जो बच जाएगा उससे जो है ये वैसे कहना नहीं चाहिए बिहार जैसे राज्य में, लेकिन शराब भी बन जाएगा तो वो यूज भी हो सकता है। इथेनॉल नहीं, वो इथेनॉल, मिथेनॉल तो वो इतना फिर वाला ठीक हो है। जाएगा। एक चीज और सर उत्पादन में भी तो भी, हाँ मक्का का उत्पादन भी है। एक और चीज है सर जो कि शायद जो है हमको लगता है कि इम्पोर्टेंस होगा, कि बिहार में लीची को लेकर के जो कभी कभी समस्या आती है कि कभी हाँ। कभी बीमारी हो जाती है सबका। मुझ- लीची का हम इसका उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे, क्या है सर कि इस महुआ हो गया फिर। हाँ अ, महुआ, महुआ का ज्यादा नहीं है, महुआ का ज्यादातर आपका है झारखंड में। ये झारखंड का जो क्षेत्र है, खास करके कोडरमा, गिरिडीह, ये सब का जो क्षेत्र हो जाता है, वो उसमें ज्यादा महुआ है। बिल्कुल बाकी सर आप बताओ। बिल्कुल बात सही है। ये जितना पॉइंट आपने कवर किया वो मोर देन इनफ है कि जो है कि बिहार में बायोफ्यूल एनर्जी का। दूसरा मैं इसमें एडिशनली ये बता देता हूँ कि जो बिहार की मेन समस्या है ना, बेरोजगारी की समस्या और कृषि का जो समस्या है, कृषि की समस्या का समाधान अगर करना चाहते हैं, बिहार में वही इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लग सकती है जो कृषि बेस्ड हो। और ये बायोफ्यूल एग्रो जो बेस्ड। का जो उत्पादन होता है, एग्रोटेक इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं, तो उसके इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल क्या है कि बायोफ्यूल्स है। ये बायोफ्यूल्स ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ जो है कि प्रोडक्ट जो कृषि उत्पाद होते हैं उसी से बनता है, जो कृषि के रेसिड्यू हो जाते हैं उससे भी बायोफ्यूल्स बन जाता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहीं पे मिलने वाला है। वो कई बार तो वैसे जैसे जो रेसिड्यू बच जाता है, जैसे केला का पूरा थम का थम बचा हुआ है, उससे भी तो कई 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 सही सारी चीजें बन जाती है। तो जैसे गन्ना का जो मेन भाग है उसके अलावा जो बचा हुआ है उससे आपका बन जा रहा है, कुछ भाग से आप चीनी बना ले रहे हैं, जो अच्छा वाला मिथेनॉल उससे निकल रहा है, और जो नहीं निकल रहा है अच्छा वाला तो उससे जो है कि आप बना ले रहे हैं ये क्या कहते हैं एक एक इसको यूज कर ले रहे हैं। लीची वाला जो है कई बार बीमारी हो जाता है, कई बार एक्सपोर्ट में समस्या आ जाती है, कई बार वो गोदाम में पड़ा हुआ सड़ने लगता है, तो उससे भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से, और मक्का, मक्का का बहुत सारा यूज कर सकते हो, उसके दाना को निकाल करके आप ग्लूकोज बना लीजिए, और जो बचा हुआ मक्का का मेन भाग रहा, जो आगे वाला रहता है ना उजला जैसा दाना टाइप का उसमें रहता है हल्का सा, मक्का मकई के दाने में ही, उससे आप जो है यस सर। कि ये ग्लूकोज बना के यूज कर लीजिए। और नहीं है तो उसको उसमें क्या कहते हैं, इसमें बायो इथेनॉल बनाने में दे देते हैं तो इथेनॉल बन जाता है। तो ये बहुत एक ही और अच्छा है। हेलो। एक और सर एक हाँ। और सर इसमें है कि जो है ना हम लोग के पास दिक्कत क्या हो जाता है ना सर, कि खेती जब हो जाती है, क्रॉप्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसके रेसिड्यू बचे रह जाते हैं। तो हाँ। पंजाब हरियाणा राज्यों में उसको रेसिड्यू को खेत में ही जला देते हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है, और दिल्ली जो है बन जाता है आपका, हम्म। कि जो पूरी तरह से जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने जो है वहां जैसे रहने लायक धान का स्थिति जो नहीं पुआल होता। बच जा रहा है या गेहूं का जो भूसी बच हम्म, जा रहा है, उसका भी तो यूज किया जा हम्म, सकता है बायोफ्यूल हम्म, को बनाने के लिए। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। बायोफ्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिहार के लिए। दूसरा है कि अगर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री को, जैसे कि टॉप एक योजना थी भारत सरकार की, टमाटो, ओनियन और पोटैटो टॉप, था ना ये, इसके यस सर प्राइस यस सर। को स्टेबलाइजेशन करने के लिए टॉप स्कीम लाया गया था, टमाटो, ओनियन और पोटैटो को, कि कम से कम इस तीन सब्जियों का जो है कि प्राइस स्टेबल रहे। अब देखिए कि बिहार के किसान को बहुत कम बेनिफिट मिल पाता है। क्यों मिल पाता है? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बड़ा बड़ा बनता है जिसमें कि पूरा एग्रीकल्चर का प्रोसेसिंग होता है, हाँ एग्रीकल्चर पार्क उसको बोले, मेगा फूड पार्क बोला जाता है। अगर बहुत हम्म, सारे मेगा फूड पार्क बिहार में खोल दिए जाएं तो उससे यहाँ के किसानों को बहुत फायदा मिलेगा, कि वहीं पे आपका जी। प्याज जा रहा है, प्याज को जो है कि वो बढ़िया से फ्रीजिंग करके रख दिया जा रहा है, उसके बाद उसको पैकिंग करके बेचा जा रहा है। जैसे आप आजकल तो वो कटा हुआ प्याज मिलता ही नहीं है मार्केट में, आपको पता होना चाहिए। यस सर। वो पूरा पैकिंग करके ही आता है, पैकेट में मिलता है प्याज, एकदम छिलना उलना कुछ नहीं है, बस निकालिए पैकेट को डालिए और बढ़िया एकदम भजिया तल के खाइए। तो ये एक भी और चीज सिस्टम है तो सर आया है कि ना। प्रोसेस फूड भी, उसका भी जो है चलन चल रही है ना सर, हम्म। लोग प्रोसेस फूड को भी यूज प्रोसेस फूड करते हैं, की ओर जैसे कि बढ़ रहे चिप्स हैं। वगैरह जैसे कि अब देखिए, मान लीजिए खगड़िया में या भागलपुर में या और भी बिहार के अलग अलग जिलों में अगर एक दो मेगा फूड पार्क खुल जाएं, जैसे कि मेरा एक दोस्त है पूर्णिया का, वो बता रहा था कि एक मक्का का इतना दाम कभी जीवन में नहीं मिलता था जितना अभी मिल रहा है। कारण है कि सारा का सारा वही इथेनॉल मिल वाला खरीद लेता है। जैसे कि किसान भी तो स्टेबल हो रहे हैं।
और बिहार के किसानों को अगर बढ़ाना है, बिहार के लोगों की आमदनी को अगर बढ़ानी है, तो ये सब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिहार के साथ सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं है, बिहार के साथ एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? बिहार पूरा का पूरा प्लेन एरिया है। इतना मैदान और खेत आपको कहीं किसी राज्य में मिलने को देखने को नहीं मिलेगा जितना कि बिहार में है। तो बिहार में अगर इतने खेत हैं, तो उसके खेत की जो क्रॉप डेंसिटी है वो कितनी है? पिछले बार बजट सर्वे का क्या है आंकड़ा, आपको पता है? फसल संघनता बिहार का कितना है? 144%। 144 है सर। क्या मतलब इसका मतलब निकलता है 144% फसल संघनता से क्या समझते हैं आप? यानी कहने का मतलब ये है कि 100 अगर 100 जो है, अगर बिहार में प्रोडक्टिविटी अगर देखें तो 100 पर 144 का प्रोडक्शन होगा। नहीं, फसल संघनता का मतलब कि फसल जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक खेत से एक साल में आप कितना फसल उगा रहे हैं। 144 मतलब कि 1.5, यानी कि एक साल में एक खेत से आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 फसल ऑन एवरेज उगा पा रहे हैं। आप देखते भी होंगे बिहार के किसानों को क्या कर पाता है बेचारा, गेहूं उगा लिया, धान उगा लिया, बस कल्याण हो गया उसका। जबकि एटलीस्ट 3-4 फसल तो उग जाने चाहिए। अगर मल्टी क्रॉपिंग किया जाएगा तो ऊपर जो है कि क्या कहते हैं, ये पपीता भी उग रहा है, नीचे उसका हल्दी उग जाएगा, उसके उसी के बीच में अगर कुछ और भी रोप दिया जाए तो वो भी निकल सकता है। जैसे सिंपल सा है, समझिए कि जो आलू का खेत होता है उसके बीच बीच में आप मक्का का पौधा रोप देते हैं, मक्का ऊपर बड़ा हो रहा है, आलू हो रहा है। उसके मेड़ के बीच में जो है कि अगर आप मूली को रोप देते हैं, उसी टाइम मूली का सीजन होता है, तो मूली का बीज डाल देते हैं तो मूली भी निकल जा रहा है। तो इससे क्या हो गए, इस खेत की जो क्रॉप डेंसिटी है वो कितनी हो गई? 300% हो गई। ये सिर्फ एक सीजन की बात बता रहे हैं। और उसके उस सीजन के बाद अगर उसमें कुछ लगाया जाए तो उस खेत में एक साल में अगर 3-4 फसल ले लिया गया तो उस खेत की क्रॉप डेंसिटी कितनी हो गई? 400% हो गई। जैसे कि दिल्ली जो गुड़गांव वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र है, उसका फसल डेंसिटी पता है कितना है? 3.5 से लेकर के 4 के आसपास है। आप सोच सकते हैं वो साल भर में 4 तरीके का फसल निकाल लेता है। तो बिहार के किसानों को तो ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो जो खेत है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकेगा। ठीक है। एक समस्या भी बिहार के किसानों के साथ है कि उनके पास पूंजी की कमी रहती है। तो पूंजी सरकार प्रोवाइड करवाए ना। हाँ, तो जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें वो पूंजी प्रोवाइड करवाए। फर्टिलाइजर सब्सिडी देने के अलावा अगर उसको पूंजी दिया जाए किसानों को, कृषि विज्ञान केंद्र जो है कि खोला जाए, मिट्टी का जांच केंद्र जो है कि हर प्रखंड में अगर खोला जाए, कृषि पदाधिकारी प्रखंड में होता है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को जानते भी हैं, पता है किसी आज को? तक तो हमने सर नहीं देखा अक्सर अपने एक गांव में। ब्लॉक में 14-15 पदाधिकारी से ज्यादा पदाधिकारी बैठते हैं। ये बात हमको भी बताने था, कार्तिकेय ने बताया कि भाई 15-16 पदाधिकारी होता है, कृषि पदाधिकारी भी ब्लॉक में बैठता है। बोले अच्छा ऐसा भी होता है। बैठते तो हैं लेकिन आज तक हम लोग गांव में कभी देखा नहीं उनको भाई आते हुए, ना कभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो सीओ को जानते हो। आजकल बीपीआरओ थोड़ा सा लाइमलाइट में आया है कि नल जल योजना चल रहा है और गली नली योजना चल रहा है, इसलिए। अदरवाइज आप ब्लॉक के किस पदाधिकारी को पहचानते हैं? बहुत कम सर, ना के बराबर। क्यों? किसान को पता भी नहीं है कि किसान सलाहकार होता है, कृषि पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मिट्टी जांच का अगर लैब खोला जाए तो बिहार का विकास तो हो सकता है। तो अगर टैक्स ये वगैरह के आपको बारे में जानकारी है ही नहीं। मेंस में अगर लिखने का काम आए तो ये सब पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी ये जितनी भी एनर्जी है इसको तो एक तो डिटेल में पढ़नी है। जैसे सोलर में सोलर के सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी क्या है, नहीं है, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ना है पहली बात। ऊपर बिजली, नीचे मछली में जो है कि किस तरीके से फायदा मिल रहा है, वो तालाब का पानी भी ठंडा रहता है। उसके बाद एक कादिराबाद दरभंगा में सोलर का लगाया गया है। सुपौल में फ्लोटिंग वाला लगाया गया है। उसके बाद फिर कजरा जो है कि यहाँ मुंगेर में लगाने का बात है, फिर पैती भागलपुर में जो है कि इसको लगाने का बात चल रहा है। तो जब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, जब आप आंसर लिखें, बिहार का आंसर बीपीएससी में लिखें, चाहे वो पूछे या ना पूछे, अगर ये टॉपिक आया है, आप आंसर लिख रहे हैं, तो बिहार के इन सारे जगहों का नाम आंसर में मेंशन करना बेहद महत्वपूर्ण है। उससे आपके 2-3 नंबर एक क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। और 2-3 नंबर करके अगर 3-4 क्वेश्चन में बढ़ गए तो 7-8-10 नंबर हो गया, और 10 नंबर में तो गेम बदल जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इतने डिटेल में एक एक सिलेबस को लिखाने के दरमियान जो है कि आपको इस पे चर्चा कर दिया। मेंस में इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो और खास करके इंटरव्यू में भी जब सवाल पूछा जाए बिहार में समस्या क्या है, तो समस्या ये है, समाधान क्या है, तो समाधान ये है। ठीक है, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टर को क्या कहते हैं बुलाना, उसका इन्वेस्टमेंट का माहौल पैदा करना
वो अभी भी टफ टास्क है बिहार के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर बिहार में जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हैं उसमें ही इंडस्ट्री को शिफ्ट कर देना, उस टाइप की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे फायदा मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री क्या हो सकता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है बिहार के लिए, है ना। सर ये भी तो कहा जाता है कि बिहार का जो गंगा गंडक वाला क्षेत्र है उसे एशिया का सबसे उर्वरक क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। इसीलिए तो मगध साम्राज्य जब पूरी के पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कृषि बेस्ड थी, तो मगध साम्राज्य सबसे मजबूत साम्राज्य हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। और आज जब मतलब कि साधन बदल गया है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं रह गया है, तो आज हम लोग कहाँ खड़े हैं आके देख लीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी भी पूछा जाएगा, उसके बाद आप लोग लिख लें। ये चैप्टर ही है पूरा का पूरा, एक नैनो टेक्नोलॉजी चैप्टर है आपका, ये पूछा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरा एक बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जो अभी चर्चा किए तो किसके बारे में चर्चा किए? बायोफ्यूल के बारे में चर्चा किए। ये कंप्लीट चैप्टर है, लंबा लंबा चैप्टर है, लिख लीजिए पहले। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। बताइए, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही होगा आपको, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, क्या पढ़ते हैं सब में? यस सर, बायोटेक्नोलॉजी में तो उसमें बोलिए आप ही बोलिए। बोलिए तनु। उसमें क्लोनिंग के बारे में पढ़ा जाता है, या फिर ये ऑर्गन जो अभी बायो, या फिर ये ट्विंस के बारे में पढ़ा जाता है, और भी सेरोगेसी, इन सारी चीजों से रिलेटेड पढ़ा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। कुछ सर थेरेपी आया है कैंसर के लिए, ये सब स्टेम सेल थेरेपी बोला जाता है उसको। थेरेपी, उसके बाद क्रिस्पर सेल टेक्नोलॉजी होती है, वो सारा चीजें कैस्पर केस 9 ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, डिफेंस हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसका स्पेस टेक्नोलॉजी है। क्या पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, जरा बताइए तो। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो का जो भी काम है। नहीं देखिए, सुनिए ये सब भी ऐसा है। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी में हर टेक्नोलॉजी में हम लोग दो एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। पहला कि उसके जो कोर चीजें हैं वो क्या है, जैसे हम बता देते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में। बिग बैंग थ्योरी से कैसे ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पता चला था। उसके बाद फिर जो है कि सन साइकिल कैसे चलता है। उसके बाद जो सोलर इक्लिप्स होता है वो किस तरीके से घूम रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, वो फिर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे, उसका तो ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे। इतना चीज जब आप जान लेंगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ 2900 किलोमीटर से ऊपर के बाहर की दुनिया को हम स्पेस बोलते हैं। उसके सन जो है चक्कर लगा रहा है तो वो ऑर्बिटल पाथ में लगा रहा है। ये सारा जो केपलर्स का लॉ है, ये सारा चीज को हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके वो स्टैटिक पोर्शन के रूप में स्पेस टेक्नोलॉजी में। तब जाकर के जो नया नया इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी है, मून मिशन है, या इसरो का अभियान है, या नासा का कोई अभियान है, या फिर जक्सा के साथ हो, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ हो, या चाइना के स्पेस एजेंसी के साथ कोई, या फिर उन्होंने कोई नया मिशन किया हो, तब जाके उसको पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे उसमें
कौन से ऑर्बिटर को भेजा गया था, कि किसको यूज किया गया था, उसमें कौन से लॉन्चिंग व्हीकल आए थे, तो तब जा करके पढ़ेंगे। तो पहले हर टेक्नोलॉजी में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में ही आपको सेल वेल के बारे में पहले पढ़ाया जाएगा कि सेल बायोलॉजी क्या है, वहां पे जो है कि आपका ये आप सारा चीज में पढ़ाया जाएगा, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस कैसे काम करता है, फिर डीएनए क्या है, फिर डीएनए में कौन कौन सी जीन एडिटिंग होती है। तो पहले जीन के बारे में जानेंगे तब तो जीन एडिटिंग करेंगे हम। तो पहले उसको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद तब जो है कि जाकर के उसके जो नए नए टेक्नोलॉजी आए हुए हैं, जो करंट अफेयर से है और 1-2 साल से पिछले करंट अफेयर में है, उनको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि आप बता रहे थे कि कैंसर के लिए नया ट्रीटमेंट आया है, तो सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी के बारे में बात जानेंगे ना कि सेल होता क्या है, तभी तो सेल को आप अलग अलग से स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से कुछ अलग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक आपके बीपीएससी में पढ़ने हैं। ऊपर से अगर बिहार में कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, इन सारे टॉपिक में से कुछ में भी थोड़ा सा भी कोई छोटा सा भी डेवलपमेंट हुआ है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ना है, क्योंकि हम एग्जाम बिहार का देने जा रहे हैं, ये ना। यस सर। तो कुल मिला के इतना ही है आपको पढ़ने के लिए बीपीएससी में। ठीक है, कुछ टॉपिक होगा जैसे कि वो स्टैटिक टॉपिक टाइप का आता है कि क्या कहते हैं उसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में समझाइए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, जीनोम एडिटिंग जैसे एक टॉपिक है, वो भी लिख सकते हैं आप। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ा लिया जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद हेल्थ के बारे में, हेल्थ एंड डिजीज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। जब से कोरोना आ गया है तो एक लिख सकते हैं, इसको लिख ही लीजिए, हेल्थ एंड डिजीज। क्या है कि पता नहीं कब कौन सा वायरल डिजीज फैल जाए। हेल्थ एंड डिजीजेज। वैसे भी सर जब से कोविड आया है पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, अब तो डबल अटैक होगा। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बड़े चैप्टर हो गए। उसके बाद फिर एक एनर्जी वाला 8 हो गया, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये अपने आप में भी एक चैप्टर हो गया। तो 11-12 चैप्टर है जो कि कुल मिला के पढ़ना है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है सर, रिसर्च पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ जैसे नोबेल बहुत टफ नहीं रहता यार। कई बार तो विज्ञान अभिशाप है या वरदान, एक तो क्वेश्चन बीपीएससी का फेमस है, फेवरेट भी है, पूछते रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं आता। बहुत ही आसान आसान टेक्नोलॉजी पूछा जाता है सर यूपीएससी में। सर एक चीज ये है सर, ऐसे का जो है सर उसके लिए सर क्या किया जाए? क्या? ऐसे बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कभी कभी। अच्छा रुको, किसी दिन ऐसे का पूरा कम से कम 150-200 टॉपिक लिखा देते हैं। वो मिल नहीं रहा है, वो पीडीएफ हम पिछला बार दिए थे, संजय जी लोग जिस बैच से पास किए हैं उस बैच में दिए थे, और संजय जी खुद भी बोल रहे थे कि सर देखिए डायरेक्ट आ गया था, 1-2 दिखाया गया था स्क्रीनशॉट निकाल के कि ये देखिए ये लड़ गया था। बड़ा अच्छा पीडीएफ था वो, मिल नहीं रहा है। वो बहुत मोटा 1500-1600 पेज का वो पूरा पीडीएफ है, उसको हम शेयर किए हैं, फिर निकालते हैं उसको ढूंढ ढांड के कहीं से, तब लिखा देंगे हम। उससे 2 सवाल तो डायरेक्ट था, मतलब इतना नहीं फंसता है किसी भी कोचिंग से। संजोग की बात है कैसे आ गया। सर कभी क्लाइमेट और पोल्यूशन को भी साइंस से ऐड करके दिया हाँ जाता हाँ है। हाँ, ये क्लाइमेट और पॉल्यूशन छूट गया जी, लिखो लिखो उसको लिख लिखो। लीजिए। ये क्लाइमेट चेंज और ये पोल्यूशन, इसको लिखो लिखो, ये पूछा जाता है। तो बहुत बड़ा हिट टॉपिक है सर। बड़ा टॉपिक छूट गया, तो ध्यान से नहीं रहा था। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, हम तो थोड़ा व्यस्त थे अब तो। सर एक चीज पूछना था, हाँ अगर इतना तो सर हो गया, एक ये है कि कोड जो हम लोग का टॉपिक है, हाँ, तो उस टॉपिक को जो है हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उसका टेस्टिंग का भी सर कुछ होना चाहिए प्रक्रिया। हाँ टेस्टिंग का प्रक्रिया होना चाहिए। तो obvious सी बात है कि जैसे अप्रैल चल रहा है ना, 24 अप्रैल है, मई के बाद जो है ना, मई से ही, बाद नहीं, मई ज्यादा लेट हो जाएगा फिर, क्या कि 5 महीने ही बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में मई को लेते हुए। तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट जो है कि हम लोग स्टार्ट करवाएंगे, और उस टेस्ट में क्या करवाएंगे कि सिर्फ अपने से क्वेश्चन सेट हम नहीं करेंगे, जो भी मार्केट में और भी कोचिंग है
क्योंकि सीधा सीधा मतलब है कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। मार्केट में जो भी कोचिंग है, जिनका भी टेस्ट लगेगा अच्छा कि उनका भी टेस्ट उठा लेंगे, अलग अलग कोचिंग का टेस्ट उठा लेंगे। कुछ कोचिंग तो फर्जी टेस्ट के नाम पे, टेस्ट से चूंकि बिकता बहुत ज्यादा है, इसलिए वो फर्जी फर्जी भी टेस्ट बना लेते हैं, तो उसका तो मैं सीधे सीधे रिजेक्ट कर दूंगा। कुछ टेस्ट खुद भी बनाएंगे, कुछ टेस्ट मार्केट से भी उठाएंगे, और सारे को मिला करके आपको फिर दे देंगे कि ये टेस्ट है, इसको आज लगा के आना है। उस टेस्ट को फिर यहाँ सॉल्व भी करवाएंगे। तो धीरे धीरे वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज, जो टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, सब्जेक्ट वाइज जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर जो है कि मिक्स टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो वो ध्यान में है मेरे। और बच्चा का भला जिसमें हो वही काम किया जाएगा। तो मार्केट में जो भी टेस्ट रहेंगे उसको साथ के साथ खुद कुछ अपने से दोनों को मिला के लिया जाएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो उसको हम लेने में कहीं भी पीछे हिचकने वाले नहीं है। कुछ कोचिंग क्या कर रहा है, अपने ही टेस्ट बनाने के चक्कर में उनके पास अगर एक्सपर्ट टीम नहीं है तो वो बना ही नहीं पाएगा अच्छा टेस्ट। तो कोई किधर से किधर इधर का कट कॉपी पेस्ट करके वो टेस्ट देते जा रहा है, अपना ही टेस्ट ले रहा है, अपनी राह, अपनी डफली, अपनी राह चल रहा है, लेकिन उसका उसमें सिलेक्शन पे असर पड़ता है बच्चों का। इसलिए देखते होंगे बड़े बड़े कोचिंग से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कारण यही है कि जिसमें हमारी एक्सपर्टी नहीं है उसमें क्यों दिमाग लगाना भाई। अगर दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। हो सकता है आप किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे हो सकता है आप शायद किसी सर क्षेत्र में कमजोर हो, तो एकदम उसको एकदम खुले दिल से स्वीकार एक करके वो हम काम करने के लिए जा रहे हैं। एक और सर है सेक्शन ये GS1 का सेक्शन 2 सर, उसको तो हम लोग छोड़ के ही चल रहे हैं ना सर। GS1 का सेक्शन 2 क्या डीआई वाला? जी सर, डीआई वाला वो छोड़ भी तो के एक मेजर उसको भी तो उसको छोड़ के उसके नहीं लिए सर चलेंगे। डीआई का क्वेश्चन कुछ करवाया गया था 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद हमने रोक दिया था उसको। अब जो है कि यस धीरे सर, धीरे हमको लगता है कि GS1 हो गया ना तो लोड थोड़ा सा कम हो गया है। उसके बाद यस सर, करवा देंगे इसको डीआई को आपका मई महीने में ही। मई महीने से जो है कि लगातार एक एक क्वेश्चन भी देंगे। तो 30 दिन में 30 दूनी 60 डीआई करवा देंगे, 2 क्वेश्चन दे करके, और उसको डिस्कस करवा के खत्म कर देंगे। डीआई में प्रैक्टिस का मुद्दा है तो प्रैक्टिस करवाएंगे, खत्म हो जाएगा वो। ओके सर। ठीक है।